हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जिसमें 2 सर्च रीजन भी रहते हैं। तो सैंपल पेपर से बेटा मैं सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और कुछ शॉर्टकट अगर बीच में आते होंगे तो आपको वो भी इसको बताएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक सैंपल पेपर है बेटा, सेक्शन ए है जिसमें आपके एमसीक्यू रहते हैं 1 मार्क्स के। तो सबसे पहले क्वेश्चन बेटा ए मुझे दे रखा है, ए इनवर्स मुझे फाइंड करना है। अब यहाँ देखो बेटा, ऐसे आपने ए इनवर्स का देखा होगा, इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट निकालना, कोफैक्टर निकालने हैं। बिल्कुल सही देखा आपने। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मैट्रिक्स मेरे सामने है बेटा, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कंसेप्ट भी सीखते जाइएगा। ये मैट्रिक्स जो है मेरे पास, ये है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। और इसका जो इनवर्स होता है डायगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो इनवर्स होता है क्या होता है बेटा, वो 1/a। मैं ये आपको जनरल फॉर्म बता रहा हूँ, मतलब जो डायगोनल वाले नंबर है ना उनका सिर्फ रेसिप्रोकल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके मुताबिक चलेंगे बेटा। तो a का इनवर्स क्या बन जाएगा, डायगोनल वाले नंबर को अगर मैं उल्टा कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो भी वैसा ही रहेगा। तो क्या आएगा बेटा, इनवर्स इसका -1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। तो इसमें से देखो बेटा, अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। तो पूरा सॉल्व नहीं करना था, ये यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा डायगोनल मैट्रिक्स का और उसके मुताबिक ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, वेक्टर दे रखा है मुझे ए और दूसरा बी, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे पैरेलल वेक्टर भी है, परपेंडिकुलर वेक्टर भी है, मॉड बी ग्रेटर देन मॉड ए, या फिर मॉड ए मॉड बी दोनों बराबर है। अब यहाँ पे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, ए वेक्टर है मेरे पास 3i प्लस 2j माइनस के कैप। बी वेक्टर है हमारे पास i माइनस जे प्लस के कैप, i माइनस जे प्लस के कैप। मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लेता हूँ कैसा आता है। तो ये बनेगा बेटा 3 -2 -1, सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। तो ये क्या आ गया 0। तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो उसके हिसाब से चलेंगे तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन दिया है 3 -1 to 1 mod x upon x dx, x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका आंसर किसके बराबर होगा। अगर आप इंटीग्रेशन देखोगे ना तो बच्चा इंटीग्रेशन देख के डर जाता है कि इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको बेटा प्रॉपर्टीज याद हो तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी, -a to a f(x) dx। इसके दो आंसर होते हैं, एक 0 होता है और एक होता है बेटा 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx। ये आता है ऑड फंक्शन के केस में, ये आता है इवन फंक्शन के केस में। तो जब भी -a to a हो तो आपने बेटा इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का कंसेप्ट लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे fx जो दे रखे, जो क्वेश्चन है वो मेरे पास fx होता है, वो है mod x अपॉन x। फिर क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे -x से, तो ये बनेगा बेटा माइनस mod x माइनस x। तो नेगेटिव है मॉड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा -x, है ना। तो f ऑफ -x क्या बन गया बेटा, mod x अपॉन x के बदले में क्या आ गया fx, साथ में एक माइनस भी आ गया। तो ये बन गया मेरे पास ऑड फंक्शन, ठीक है। तो अगर ये बेटा ऑड फंक्शन है तो फिर इसका आंसर क्या होता है 0। तो उसके हिसाब से चलेंगे तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका भी बी था, इसका डी था। नेक्स्ट है बेटा, इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बेटा। होमोजीनियस में क्या होता है, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा की पावर एन और एफ ऑफ एक्स वाई, जिसमें ये वाली कंडीशन होल्ड कर जाती है, वो मेरे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। उसके मुताबिक चलेंगे तो बेटा हमारे पास कौन सी नहीं है, ये भी होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस, ये भी होमोजीनियस, ये वाली होमोजीनियस नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एफ एक्स मुझे दे रखा है और कौन सी इसमें से स्टेटमेंट सही है। ये आपका बुक का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। एफ एक्स दे रखा है, बोला गया एफ एक्स कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल है लेकिन कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ना कंटिन्यूस है ना फिर ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इसका जो है ऑप्शन सी आता है, इसका सही आंसर कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल उस पे नहीं है। तो ये आपका बेटा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो इसका आपने वहां पे सॉल्व किया होगा तो आपने देखा ये फंक्शन कंटिन्यूस आता है लेकिन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसके लिए डिफरेंशिएबल की जो बेटा मेथड होता है ना, उससे चेक करना होता है। तो बड़ा लंबा सा
सोल्यूशन था। ये थोड़ा लेंथी था एमसीक्यू आपका, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4 टाइम एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा, इसका आंसर मुझे फाइंड करना। इस क्वेश्चन में बेटा दो कंसेप्ट यूज होती है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, तो सबसे पहले n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स वो 2 है। उसके अलावा मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखो या फिर ऐसे लिखिए, वो कितना मेरे पास यहाँ पे 4 है। फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 4 टाइम एडजॉइंट ए। अब यहाँ पे बेटा दो प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की लगती है, तो कौन कौन सी लगती है पहले वो देखिए। एक तो आगे बेटा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसका आंसर होता है डिटर्मिनेंट, ऐसे लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। दूसरा बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम ए, इसका आंसर होता है के की पावर n, और फिर आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब मॉड ए आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो मुझे फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे आ गया 4 टाइम एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये लगी के वाली प्रॉपर्टी, तो उसके मुताबिक क्या आएगा, के की पावर n मतलब 4 की पावर है, n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके आगे क्या आएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ, ऐसे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर कितना बन गया 16, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा, तो ये बन गया 16 बेटा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था, 4 था, 4 के 1 4 रहेगा, तो 16 to 4 करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 64 आ जाएगा। तो उसके हिसाब से चलेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों प्रोबेबिलिटी से पूछा गया ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो पहले इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये होते हैं ना मेरे पास इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब इनकी जो इंटरसेक्शन होती है किस बराबर होती है, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ देखो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दे रखी है, मुझे फाइंड करनी है कंडीशन प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ नॉट एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था बेटा 1 मार्क्स में, सिर्फ कंसेप्ट चाहिए था आपको, कंसेप्ट बता दिए, अब उसको लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखना बेटा क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे पास 7, इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ नॉट। कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन आएगी, ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, और नीचे क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पी ऑफ ई और पी ऑफ एफ नॉट, और नीचे भी क्या है पी ऑफ एफ नॉट, ये कट जाएगा, बच गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ई की प्रोबेबिलिटी थी बेटा 2/3, ठीक है। तो उसके हिसाब से चलेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कहता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस फंक्शन की, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछी है, लोकल नहीं पूछी है, इसका ध्यान रखना। तो फंक्शन मुझे दे रखा था बेटा यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इन 0 to 2, ठीक है। अब इसको आराम से सॉल्व करते हैं और आपका आंसर लाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्या बन जाएगा बेटा 3x का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पुट कर लेंगे इसको 0, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो ये बन गया बेटा 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन आ गया तो बन गया x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये 3 आ गया बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो x का आंसर क्या आएगा -1 आएगा, एक प्लस आएगा, दो आंसर आएगा मेरे पास, ठीक है। वैल्यू मुझे इनके बीच में होनी चाहिए, तो -1 तो इनके बीच में आता नहीं, इसको छोड़ देंगे तो 1 ही आ रहा है ना, 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब क्या करना है, ये सारी की सारी वैल्यूज मुझे एफ एक्स में डाल के देखनी है। तो सबसे पहले बेटा आएगा एफ ऑफ 0, तो वो आंसर 2 आ गया। एफ ऑफ 2 पे देख लेते हैं, 2 का क्यूब 8 है, ये -6 है प्लस 2 है, तो 10 में से 6 गया तो 4 हो गया। फिर आ गया एफ ऑफ 1, बन गया 1 - 3 प्लस 2, तो ये 3 - 3 ये मिलके क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया, ठीक है। मुझे इसमें फाइंड करनी थी वैल्यू बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 4, ठीक है। तो उसके हिसाब से चलेंगे बेटा, तो यहाँ पे मुझे दे रखा था ऑप्शन सी वाला 4,
ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ए और बी और सी मुझे दे रखा है, इनमें से क्या जो है वो विच आर द फॉलोइंग डिफाइंड जो पॉसिबल है, ओनली ए बी, ओनली ए सी, ओनली बी ए, या फिर तीनों पॉसिबल है। तो यहाँ देखो बेटा, अगर आपको पता हो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का कंसेप्ट, तो उसमें क्या रहता है, पहले के कॉलम दूसरे के रो बराबर होने चाहिए। पहला ऑप्शन है ए और बी का क्या प्रोडक्ट हो सकता है, तो इसके कॉलम देखो कितने, तीन, इसकी रोज कितनी है, तीन, कॉलम पहले के कॉलम दूसरे के रो बराबर होने चाहिए, बराबर है तो ये पॉसिबल। फिर ए सी के लिए बोला, इसके कॉलम तीन, इसकी रो एक है, नहीं हो सकता क्योंकि कॉलम रो बराबर होने चाहिए। फिर बी ए की बात की, बी के कॉलम देखने पड़ेंगे, जो पहले उसके कॉलम देखने, तो कॉलम एक है बेटा, दूसरे के रोज देखने, वो तीन है, नहीं हो पाएगा, और तीनों तो होंगे नहीं, तो फिर ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इंटीग्रेशन से है, टू की पावर वन बाई एक्स, एक्स के डी एक्स इज इक्वल टू के, टू की पावर वन बाई एक्स प्लस सी, तो के की वैल्यू में से कौन सी होगी, तो इंटीग्रेशन लिखते हैं, फिर इसे बेटा आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन दे रखी थी क्वेश्चन नंबर 10 में, वो थी बेटा इंटीग्रेशन टू की पावर वन बाई एक्स, और डिवाइड में था एक्स का स्क्वायर, फिर आ गया डी एक्स इज इक्वल टू के टाइम टू की पावर वन बाई एक्स प्लस सी, वन बाई एक्स है। तो यहाँ पे लगी बेटा सब्स्टिट्यूशन, तो पुट कर लेंगे इस वन अपॉन एक्स को यू के बराबर, डिफरेंशिएट करूंगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, तो माइनस ही वहां भेजेंगे, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू हो जाएगा। ठीक है, साथ में क्या होगा, माइनस का साइन लग जाएगा। अब पुट करेंगे वैल्यू, ये आ गया इंटीग्रेशन, टू की पावर वन बाई एक्स बन गया यू, और ये बन गया बेटा पूरे का पूरा माइनस डी यू, ये बाहर चला जाएगा, ये डी यू, और यहाँ पे बन गया के टू की पावर वन बाई एक्स और प्लस का क्या आ गया सी। अब ये बन गया ए की पावर एक्स। ठीक है, तो ए की पावर एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है बेटा वो क्या होती है, वो होती है ए की पावर एक्स, मतलब ये टू की पावर यू रहेगा, और नीचे आएगा बेटा लॉग ऑफ ए आता है। ठीक है, साथ में माइनस का साइन था, यहाँ पे के टू की पावर वन बाई एक्स प्लस यू की वैल्यू डालेंगे माइनस टू की पावर वन बाई एक्स, यहाँ लॉग ऑफ टू के टाइम टू की पावर वन बाई एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टू की पावर एक्स वन अपॉन एक्स, यहाँ पे टू की पावर एक्स। ठीक है, तो इनकी कोफिशिएंट अगर कंपेयर करें तो के की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन अपॉन लॉग ऑफ टू, ऑन कंपेयरिंग के का आंसर आ गया माइनस वन बाई लॉग ऑफ टू। ठीक है, तो इसके हिसाब से चलेंगे बेटा, तो मेरे पास जो है ऑप्शन ए, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है माइनस वन अपॉन लॉग ऑफ टू, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है बेटा, ए बी और सी जो है साइड्स वेक्टर ऑफ ट्राइंगल सच दैट, ये ट्राइंगल की साइड्स हैं ए बी सी, ए की डायरेक्शन इस तरफ है, सी की इस तरफ है, और बी की इस तरफ, मतलब सी और बी सेम ऑर्डर में चल रहे हैं, ए अपोजिट में। मॉड ए मॉड बी मॉड सी मुझे दे रखा है, देन एंगल थीटा बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में एंगल कितना होगा ये मुझे पूछा गया। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या करना बेटा, एंगल फाइंड करना है बी और सी के बीच में। तो इस क्वेश्चन में बच्चों जो कंसेप्ट लगता है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कंसेप्ट क्या होता है, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है वो जीरो के बराबर है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर जो होगा किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, यहाँ पे मॉड ए का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको खोल दूंगा तो क्या बनेगा, मॉड बी का स्क्वायर। ठीक है, जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर बोलते हैं ना, सेम वैसे समझिएगा, ये स्क्वायर प्लस टू टाइम बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इसमें वैल्यू डालते हैं और आपका आंसर लाते हैं। तो यहाँ पे मॉड ए का स्क्वायर है। ठीक है, तो मॉड ए मुझे यहाँ पे दे रखा था बेटा 37 है, रूट 37 था, तो रूट 37 का स्क्वायर क्या बनेगा 37। मॉड बी 3 था, उसका स्क्वायर 9 होगा, मॉड सी जो था 4 था, वो कितना हो गया 16 हो गया, और यहाँ पे आ गया बेटा बी डॉट सी आ गया, तो मॉड बी फिर से क्या आएगा मॉड सी, और यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ थीटा, दोनों के बीच में एंगल आएगा। ये 16 और 25, 25 को 37 यहाँ पे माइनस करूंगा तो आ गया 12, यहाँ पे 2 टाइम मॉड बी कितना आ गया 3, मॉड सी मेरे पास 4 है, 3 4, और यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ थीटा, 12 तो 24 हो गया, 12 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा, दी वहां जाएगा डिवाइड में, तो कॉस थीटा बन गया बेटा 1/2, और कॉस के टेल में 1/2 कितने पे आता है, पाई/3। ठीक है, 60 पे आता है, तो थीटा का आंसर क्या आ गया पाई/3, और ये मुझे फाइंड करना था, तो इसके हिसाब से चलेंगे, ऑप्शन सी जो है वो सही था।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। इंटीग्रेटेड फैक्टर जो है वो पूछा गया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, x प्लस 2y का क्यूब dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2y इज। और सबसे पहले बेटा इसको जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इससे वैल्यूज को निकालते हैं। ठीक है, तो इसको भी बेटा सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूंगा। तो यहाँ देखिए, ये इसकी जो जनरल फॉर्म होती है क्वेश्चन नंबर 12 वो होती है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यूब। इस फॉर्म में से कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन है बेटा x प्लस 2y क्यूब, यहाँ पे आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2y। तो सबसे पहले यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, सारा वहां शिफ्ट कर देंगे, 2y अपॉन x प्लस 2y क्यूब। अब देखो बेटा यहाँ पे इसे मैं अगर उल्टा कर दूं तो dx अपॉन dy निकालूं तो ये बनेगा x प्लस 2y का क्यूब डिवाइडेड बाई 2y। अगर ये नीचे रहेगा ना तो फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा y वाले को। अब यहाँ 2y अलग अलग कर देते हैं तो ये बनेगा बेटा x अपॉन 2y प्लस ये 2 कटेगा, y भी कटेगा, बन गया y का स्क्वायर। अब यहाँ पे dx है ना तो x वाला इस तरफ लाना है आपने, तो बनेगा माइनस एक्स अपॉन 2y इज इक्वल टू y का स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करेंगे तो मैंने दूसरी जनरल फॉर्म होती है इसकी dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को छोड़ दो, माइनस 1 अपॉन 2y। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या था, e की पावर माइनस 1 बाय 2y। ठीक है, तो उसके हिसाब से चलेंगे बेटा, e की पावर माइनस 1 अपॉन 2y। तो यहाँ पे चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे बेटा मैंने इसको इंटीग्रेट नहीं किया, पहले pdx फाइंड करना था, मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया था। पहले इसको ठीक कर लेते हैं, तो ये pdx आ गया, माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा तो 1 अपॉन y, और आ गया यहाँ पे dy आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो ये बन गया माइनस 1/2 और ये 1 अपॉन y की क्या नहीं है बेटा, लॉग ऑफ y। अब ये उठ के ऊपर चला जाएगा पावर में, तो log ऑफ y की पावर माइनस 1/2 आ गया। फिर जब इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर में क्या आएगा, log ऑफ y की पावर माइनस 1/2, ये कट गया तो बन गया y की पावर माइनस 1/2, डिवाइड में जाएगा तो y की पावर 1/2 बनेगा 1 अपॉन y की पावर 1/2 मतलब रूट ऑफ y। तो 1 अपॉन रूट ऑफ y मतलब उसके हिसाब से चलेंगे तो मेरे पास ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में ए दे रखा मुझे एक स्केलर मैट्रिक्स, तो y की पावर x जो है वो किसके बराबर हो। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे लिखा कि ये जो है एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर हो तो उसमें क्या होता है, नॉन डायगोनल सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, और डायगोनल वाले सेम होने चाहिए, तो फिर y की वैल्यू क्या रहेगी, 7 आएगी। ठीक है, x y आ गया, मुझे फाइंड करना y की पावर x, तो बन जाएगा y की पावर x क्या बन जाएगा बेटा, 7 की पावर 0, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो बेटा, कॉर्नर पॉइंट दिए थे मुझे फिजिबल रीजन के, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग, ये मुझे कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी इसका मुझे दे रखा है, तो मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है बेटा कि z की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो बेटा सिंपल है, मुझे बस x और y के बदले में वैल्यूज पुट करते हैं ना पॉइंट, और इसके फाइनल आंसर जो है वो निकालते हैं ना, जो सबसे बड़ा आंसर देगा वो आपका मैक्सिमम होगा, जब से छोटा होगा सबसे तो वो आपका मिनिमम होगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप देखो बेटा ये जो पॉइंट है 40 और 15, ठीक है, इस पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको, और 15 और 20 पे क्या मिलेगी, मिनिमम। तो 40 और 15 में मैक्सिमम, 15 20 मिनिमम, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैं, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो स्टेटमेंट मुझे दे रखी है बेटा, अब यहाँ देखो सबसे पहले था a प्लस बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, यही स्टेटमेंट गलत है। ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इसके बराबर होता है, ये भी ठीक है, और डिटर्मिनेंट का इनवर्स जो है वो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ये भी ठीक है। ठीक है, तो बाकी सारे ठीक थे, सिर्फ ऑप्शन ए ही इसका गलत है, प्लस में ये सब नहीं होता। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 16, इफ द फिजिबल रीजन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज बाउंडेड, अगर ये बाउंडेड है तो इनमें से कौन सी बात जो है वो सही होगी। ठीक है, अगर तो बेटा बाउंडेड है, इट विल ओनली हैव ए मैक्सिमम वैल्यू, जरूरी नहीं है, इट विल हैव ए मिनिमम वैल्यू, ये भी जरूरी नहीं है, हाँ दोनों हो सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम,
नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ये तो आपका पैरेलल के केस में आता है। तो इसका ऑप्शन सी, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखो बेटा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्सिस इज गिवन बाय। तो यहाँ देखो बेटा, पॉइंट जो है ये 0 है, तो अगर मैं एक्स पर पॉइंट लेता हूँ तो क्या फॉर्मूला होता है, ये आएगा 0 to 4 y dx, और y के लिए यहां से निकालेंगे, अब आएगा x की पावर 1/2 या फिर रूट x, तो क्या बनेगा 0 to 4, यहाँ पे आ गया रूट x और साथ में dx, ठीक है। उसके हिसाब से चलेंगे तो हमारे पास जो आएगा इसका ऑप्शन जो बनेगा बेटा, इसका बनेगा ऑप्शन ये डी वाला, 0 to 4 रूट x और dx, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है बेटा, ग्राफ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, यहाँ पे दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स। तो ये एक ग्राफ दे रखा है मुझे, तो इसका इनवर्स का ग्राफ कौन सा है इनमें से, वो मुझे पता करना था, ठीक है। तो पहले बेटा यहाँ पे ग्राफ को पहचानते हैं। तो अगर बच्चों आप ध्यान से ग्राफ को देखो, ठीक है, तो मैं यहाँ से ये इंटरवल ले लेता हूँ 0 to पाई वाला। 0 पे आंसर ये 1 है, 90 पे क्या आ रहा है 0, ठीक है, 90 पे 0 आ रहा है ना, तो 90 पे 0 देखो किसका आता है, साइन का, साइन 90 कितना होता है 1 होता है ना, cos 90 0 होता है, तो ये cos की कर्व आ रही है ऐसे, यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या आ रही है बेटा, 0 to पाई, और रेंज आ रही है -1 से लेके +1 तक, ये तो हमें पता ही है ना, -1 से +1 ये इसकी रेंज आ रही है। तो इसका इनवर्स जो होगा बेटा, जो इसकी रेंज है उसकी वो डोमेन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन देखो -1 से 1, क्योंकि इसकी रेंज क्या है, ये -1 से लेके 1, तो जो इनवर्स होगा ना उसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी -1 to 1, तो डोमेन जो है -1 to 1 वो इसकी है, सी की, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही बैठेगा। नेक्स्ट बेटा असर्शन रीजन है, जेड जो है सेट ऑफ इंटीजर फंक्शन z to z डिफाइन किया गया है, ये बाइजेक्टिव है, इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव। अब यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में ये सेट ऑफ इंटीजर फंक्शन दिए रखा है, वो सबसे पहले मुझे बताना है क्या ये बाइजेक्टिव 1 1 और ऑन टू है या नहीं है, तो इसको बेटा प्रूव करते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, 1 1 तो प्रूव करना आसान है, मैं आपको ऑन टू बता देता हूँ, ठीक है, 1 1 तो आराम से ये प्रूव हो जाएगा। तो इसका ऑन टू देखिए क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, इसको y, ये आ गया 3x - 5, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, तो शिफ्ट करते आएंगे, तो 3x बन गया बेटा y + 5 और x बन गया मेरे पास y + 5 डिवाइडेड बाय 3। फंक्शन जो है मेरा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है z से लेके z तक, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी इंटीजर है, यहाँ भी इंटीजर है। अगर मैं y के लिए यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि y के लिए यहाँ से उठा रहा हूँ, इंटीजर 0 तो होगा, तो यहाँ पे x का आंसर बन गया बेटा 5/3, तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया है ना, ये नंबर तो इसके अंदर है ही नहीं, तो 0 के लिए आपको पीछे प्री इमेज नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसका जो असर्शन है वो गलत है, और फंक्शन एक बाइजेक्टिव है, लेकिन अगर वो सर्जेक्टिव इंजेक्टिव दोनों होता है, तो ये रीजन जो है इसका ठीक है। तो इसका जो आएगा ना वो आएगा बेटा ऑप्शन डी, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट असर्शन रीजन। तो इसमें बच्चों पूछा गया है असर्शन में कि एफ एक्स मुझे दे रखा था, क्या ये कंटिन्यूस है एक्स पे, और ये एक्स इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस है, तो के की वैल्यू ये निकलेगी। दूसरा रीजन लिखा था बेटा कि एक फंक्शन जो है कंटिन्यूस कब होगा, जब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और डायरेक्ट लिमिट बराबर होते हैं। ये रीजन तो बिल्कुल ठीक है। अब इसको बेटा चेक करते हैं। तो यहाँ देखो बेटा लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकाल के देखते हैं। तो लेफ्ट लिमिट ये है बेटा, एक्स के लिए 5 डालूंगा तो 15 - 8 किया तो कितना आ गया 7। राइट लिमिट कितनी आ रही है 2 टाइम के, तो यहाँ से अगर के का आंसर निकालूं सीधा सीधा क्या बन जाता है 7/2, लेकिन यहाँ पे 5/2 है। तो इसका मतलब इस केस में भी असर्शन जो है आपका वो गलत है, लेकिन जो आपका रीजन है बेटा वो भी ठीक है। तो वहां पे इसका भी क्या आएगा बेटा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसके साथ इसके 20 क्वेश्चन जो है पहले वो हमें बेटा खत्म कर दिए। तो आज की वीडियो बेटा हम यहीं तक रखेंगे। आज की वीडियो में हमने एमसीक्यू ही सॉल्व करने थे, तो जो भी शॉर्टकट होते थे वो भी आपको बताए, आसानी से कैसे सॉल्व करना है बेटा वो भी बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।